नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हड़ाके में पत्नी ने लोहे की रॉड से पति को पीट कर किया आधमरा, फिर गहने जेवरात नगद लेकर प्रेमी तक हुई फरार। रेखा थाना परिसर में थानाध्यक्ष व बीडीओ की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण मनाने को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। कलवाही के नरारगोट पूर्वी टोल में बच्चों को लेकर आपसी विवाद में कुदाल से काटकर महिला की हत्या। बाबूबरी के सोनमत्ती पंचायत के खोजपुर गांव में झंझारपुर लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल ने पुस्तकालय का किया उद्घाटन। मधुबनी पुलिस ने अररिया संग्राम थाना क्षेत्र से 36 लीटर देसी शराब और एक मोटरसाइकिल के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर में श्रावणी मेला को लेकर सामाजिक व बुद्धिजीवियों की हुई बैठक, नई कमेटी का हुआ गठन। हरलाखी के पोस्ट ग्रेजुएट युवा किसान राजीव रंजन कृषकों के लिए बने नजीर। कश्मीरी हिमाचली सेब के साथ बाजार में नजर आएगा मधुबनी का सेब। करोड़ों रुपए आय अर्जित करने वाले जयनगर रेलवे स्टेशन पर शौचालय का नामो निशान नहीं, रेल यात्रियों को होती है भारी परेशानी। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला कार्यालय में जिला स्तरीय सात्मक बैठक का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को लोहे के रॉड से पीट कर अधमरा कर दिया और गहने जेवरात लेकर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। इस बात का आरोप लगाते हुए पति ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव में एक महिला ने अपने ही पति को लोहे की रॉड से पीट कर अधमरा कर दिया और फिर आभूषण रुपए लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। जख्मी पति की पहचान सिसौनी गांव निवासी देवेंद्र पासवान के रूप में हुई है। इस संबंध में पीड़ित पति ने थाने में आवेदन देकर पत्नी सुंदर देवी के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़ित ने कहा कि उसके 4 बच्चे हैं और वह अपने बच्चे और पत्नी के साथ बाहर रहता था, लेकिन पिछले 4 माह से घर पर है। इसी बीच शनिवार को जब वह खाना खाकर सो गया तो रात के करीब 2 बजे उसकी पत्नी लोहे के रॉड से अचानक हमला कर दी। सिर फटने के कारण काफी खून बहने से पति बेहोश हो गया। जब छोटी बच्ची रोने लगी तो उसे भी मारने की धमकी देकर चुप कराया। फिर आभूषण, कागजात और रुपए लेकर भाग गई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक लड़के से अवैध संबंध है, क्योंकि पिछले 4 महीने से चोरी छिपे वह उससे बात करती थी और लोक लाज के चलते पति बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए साजिश करके उसे जान से मारने की कोशिश की। घटना के बाद उसकी बेटी ने पड़ोसी को जगाया, फिर पड़ोसी ने उठाकर पति को सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ था 2 बजे रात को हमारे पत्नी ने उठा और डंडे पड़ा हुआ था, लोहे का सरिया पड़ा हुआ था, उससे 3-4 सरिया मारा, ब्रेंड पे सर पे मारा, वो सर फट गया हमारा, हम तो गिर गए नीचे। गिरने के बाद फिर भी मारता ही रह गया, ब्लड भी कितना चल गया जिसके को जाने। उसके बाद जब तक शोर शराबा हुआ जब तक हुआ तब तक वो सारे सामान लेके
सारे जेवर लेके, जितनी भी कपड़ा लत्ता था, जितनी भी उसकी सामान थी, हमारे भी सामान, बक्सा पेटी में गहना जेवर दुनियादारी जो भी था वो सारे सामान लेके चले गए। अच्छा, रात में ही? रात में ही फरार हो गए पूरा। अच्छा, क्या है कारण, क्या है? कारण कुछ भी नहीं, रात को खाए पिए सब कुछ साथ में। उसके बाद उसको क्या मन में हुआ क्या नहीं, उठा 2 बजे रात में, अपने आप वार कर दिया वो। कहाँ भाग गई? कहाँ? अब कहाँ भाग गई, नहीं भाग गई, अब हमको कोई पता नहीं। आपको शक किस पे है? अब गुस्सा उस लड़के के साथ है, उस लड़के के साथ भाग गई वो, जिस लड़के के साथ 2 महीने 3 महीने से बात कर रही है वो। कहाँ का लड़का है? पता नहीं है, कह रहा है जो चिलमिलिया का लड़का है। क्या नाम हुआ उसका? क्या लड़का है पता नहीं क्या नाम है, उसे ही नंबर तो दे दिए हम। अच्छा, रात में सोने वक्त अचानक वो आपसे हमला करने, कुछ तो हुआ होगा ना रात में बात? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। रोपनी करके आए थे, सुबह गए, दोनों आदमी रोपनी करके आए, फिर शाम को ब्याह कम पड़ गया, ब्याह उखाड़ने लगे, ब्याह उखाड़ के आए, फिर घर आए, नहाए धोए, खाना पीना खाए, फिर सो गए, थका हुआ था। उसके बाद वो अचानक 2 बजे रात में जगे, उसके 2 बजे रात में वार कर दिया उन्होंने। और उसके बाद वो भाग गई? भाग गई वो। अच्छा, वो लड़का के साथ भाग गए? लड़के के साथ भाग गए। अच्छा, सारा रात में, कल रात में ये हुआ, आज रात में जो भी सामान था उसका जो बचा हुआ, हम तो था हॉस्पिटल में, जो भी सामान था वो सारे लड़के के साथ आया और सारे सामान लेके फरार हो गया। जो भी सब कुछ। अच्छा, इस संबंध में आप हरलाखी थाना पुलिस को आवेदन दिए हैं क्या? हाँ, दे दिए हैं। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? बोला है कि हम पकड़ रहे हैं लड़के को। अच्छा अच्छा, बोले कि हम एक्शन लिए हैं, हम पकड़ रहे हैं लड़के को। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ देवेंद्र पासवान। घर हुआ सिसौनी, दक्षिण वाली रोड। अच्छा, आपके कितने बाल बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा। 2 लड़की 2 लड़का। तो कितने दिनों से पत्नी का प्रेम प्रसंग उस लड़का के साथ चल रहा था? है तो 4 महीने से। अच्छा अच्छा, 4 महीने से चक्कर है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि एक बार उससे हमारे को मुलाकात हो जाए, लड़के से। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या डिसीजन है। अच्छा, उसके साथ हम निकालते हैं क्या डिसीजन है, नहीं निकालते हैं। ठीक है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 17 जुलाई को होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर रहिका थाना परिसर में थानाध्यक्ष व प्रखंड विकास पदाधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एक ओर जहां स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई, वहीं दूसरी ओर उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। रहिका थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, बीडीओ निरंजन कुमार ने संयुक्त रूप से की। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और दोनों समुदाय के कई लोग इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान अफवाहों से बचने और किसी भी तरह के सूचना तुरंत प्रशासन को देने पर जोर दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि ताजिया जुलूस के लाइसेंस धारियों से लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन में रूट चार्ट की जानकारी दे। मुहर्रम के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई। इस अवसर पर रहिका के बीडीओ निरंजन कुमार ने कहा कि सभी मजहब के लोग आपसी एकता और भाईचारगी के प्रतीक हैं। मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की उन्होंने अपील की। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पर्व मनाने तथा सौहार्द बिगाड़ने वाले भड़काऊ गाने पर मनाही की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्व के अवसर पर जिले के सभी मस्जिदों व इमाम बारों पर शांतिपूर्ण रूप से इबादत करें। रहिका थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने मुहर्रम पर्व के दौरान भड़काऊ गाने व सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भ्रामक खबरों को पोस्ट न करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए साइबर थाना को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न करने, तय मार्ग व समय पर जुलूस को निकालने सहित सभी संप्रदायों से आपसी भाईचारा व सौहार्द बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आम जनों को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। सर, मुहर्रम को लेकर के जो शांति समिति की बैठक रहिका थाना परिसर में आहूत हुई है, इसमें क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई? विधि व्यवस्था दृष्टिकोण से कई बिंदुओं पे चर्चा किया गया। तजिया समिति को निर्देश दिया गया कि जो पुराने लाइसेंस में जो रूट है वही रूट मिलेंगे, नया रूट नहीं मिलेगा। साथ ही जुलूस जो निकालेंगे वो शांतिपूर्वक जुलूस निकलेगा, उसमें डीजे पे प्रतिबंध होगा, किसी
अगर वो लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार का संगीत बजाएंगे उसकी सीडी भी थाना में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही लाइसेंस लेने वक्त 20 वॉलंटियर का आधार कार्ड सहित वो प्रस्तुत करेंगे और धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों का सुझाव दिया गया। किन किन लोगों को सर इस बैठक में बुलाया गया? तजिया समिति के सारे सदस्य और पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी को शांति समिति बैठक में बुलाया गया। आज जो बैठक हुई है मोहर्रम को लेकर के, उसमें क्या कुछ रहा? ठीक रहा। अगर मुझे हम लोग को बुलाया गया है इस जगह पर क्या क्या अपनी अपनी बात रखा जाए और मुहर्रम किस तरह आप लोग मनाते हैं, वीडियो साहब भी कहें, थाना पर पदाधिकारी भी बताए हैं इस बात का, और मैं भी इस बात का मैं आगाह करता हूं कि आज से नहीं ये पर्व हो रही है, ये परंपरा है, जब तक दुनिया चल रही उस वक्त से चल रही, और कोई भी नहीं चाहता है कि इस गांव में कोई ऐसी विवाद हो। और मेरे गांव जो चंद्रसेनपुर है, ऐसे तो मैं जिला पार्षद संख्या 23 जिला पार्षद हूँ मैं, और 7 पंचायत से भी मैं संपर्क में हूँ। मैं कोई भी पंचायत में शांतिपूर्वक से खेलें और अपना अपना शांति बना के रखें। और मैं भी सभी अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग खेलें, बहुत अच्छी बात है खेल कूद के, और अपना समय जो एक बना हुआ है उस समय के साथ अपनी प्रोग्राम को खत्म किया जाए। बतौर जनप्रतिनिधि क्या कुछ रहा? आज रैका थाना पर बैठक शांति समिति का थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय और रैका के बीडीओ साहब के नेतृत्व में शांति समिति का बैठक, उसके लिए बड़ाओ को बहुत बहुत धन्यवाद बीडीओ साहब को। हमारे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 24 के जिला पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते हमारे क्षेत्र में लगभग 7 से 8 जगह तजिया का कार्यक्रम होता है। जब से हम प्रतिनिधि बने हैं लगभग 3 साल से पूरे सक्रिय रहते हैं और शांति हमेशा रहा है। और इस बार भी हम कामना ये रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि शांति ही रहेगा, कोई तरह का वाद विवाद नहीं होगा। और प्रशासन के हर कदम में ताल मिला करके और शांति बहाल कैसे हो, इसके लिए थाना प्रभारी और बीडीओ साहब के नेतृत्व में हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि है आज बैठे हुए थे, सभी आदमी हम लोग सहयोग करने के लिए थाना के लिए हम लोग तैयार हैं, थाना को देने के लिए तैयार हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो आने वाला जो अमन और शांति का पैगाम देने वाला त्यौहार है मुहर्रम, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन के अध्ययन के बारे में आप करें तो आप जितनी ही अध्ययन करेंगे उतनी ही आपको अच्छाई और सच्चाई को आत्मसात करेंगे। इसलिए हर्षोल्लास के साथ, अच्छा जी, अलग अलग पद्धति से, क्योंकि इस्लाम में भी 2 कैटेगरी है जो दोनों अलग अलग हिसाब, कोई मातम मनाता है तो कोई तो अपने हिसाब से मनाए, लेकिन इस तरह से आप ना बनाए कि किसी दूसरे को कष्ट हो या फिर कोई भी आदमी इसमें इस तरह से विघ्न बाधा ना डाले जो उससे किसी को भी आत्मा को कष्ट हो। इसलिए हम चाहेंगे कि शांतिपूर्वक, और प्रशासन का भरपूर सहयोग होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को जब तक जनप्रतिनिधि और समाज से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो भी अमन चैन कायम करने में पूरी तरीके से कारगर नहीं साबित हो सकते। इसलिए पुलिस के साथ या फिर सिविलियंस के साथ मिल करके एक दूसरे का पूरक का काम करना है। और हम अपनी संगठन की ओर से भी हम कोशिश करेंगे कि हर पंचायत, हर गांव में भी जहां तक भी जो संभव हो वो अपने तरफ से अच्छे करने की कोशिश करें। मेरा नाम पिंटू यादव है, भाजपा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से एक ऐसी निर्मम हत्या की खबर सामने आई है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीते शनिवार की रात कलवाही थाना क्षेत्र के नरार पूर्वी गोट टोल में बच्चों के बीच हुए आपसी विवाद में चचेरे ससुर ने एक महिला की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। गौरतलब हो कि घटनास्थल पर ही मृतका की जान चली गई। मृतका की पहचान 28 वर्षीय रिंकू देवी के रूप में की गई है। उसका पति बाहर रूस में रहता है, वहीं महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस घटना के बाद से जहां पूरा गांव हतप्रभ है, वहीं दूसरी ओर लोगों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गोट पूर्वी टोल में शनिवार की रात बच्चों को लेकर आपसी विवाद में धर्मेंद्र यादव की पत्नी 28 वर्षीय रिंकू देवी की कुदाल से काटकर हत्या कर दिया गया। घटना शनिवार देर रात की है। मृतका अपने दरवाजे पर बैठी थी। इसी समय बच्चों के बीच आपसी झगड़ा को लेकर अपने चचेरे ससुर से विवाद हुआ। इसी बात पर चचेरा ससुर मुक्ति नारायण यादव ने कुदाल से काटकर महिला की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार, पुलिस निरीक्षक अर्जुन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को रस्सी से बैरिकेडिंग किया। इसके बाद मधुबनी से जांच के लिए एफएसएल की टीम आई और घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा करके ले गए।
इसके बाद पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। मृतका का पति धर्मेंद्र यादव रूस में रहता है। मृतका घर पर अकेली रहती थी। 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 6 साल व 2.5 साल व एक सबसे छोटा बेटा 1 साल का है। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ लग गई। मृतका का मायका खजौली थाना क्षेत्र के बिरौल गांव में है। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के माता पिता पहुंचे। वहीं मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों द्वारा ढांढस बंधाने के बाद चुप हो जाती है और जैसे ही तीनों बच्चों पर उसकी नजर पड़ती है तो फिर फफक फफक कर रोने लगती है। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण हतप्रभ और आक्रोशित हैं। घटना के तुरंत बाद अपराधी फरार हो गया। लोग अपराधी के संबंध में तरह कहना है कि उसे अब गांव में नहीं सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। सूचना देती गई कि तैयारी कर रहे के थानाध्यक्ष सपन बताया कि मृतका निवासी यादव के बयान पर मृतका के चचेरे ससुर मुक्ति नारायण यादव के विरुद्ध कांड दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटनास्थल पर देर रात पुलिस निरीक्षक अभय कुमार पहुंचकर थानाध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिया। हत्या कर पकड़े ले वो नहीं पकड़ाल वो भाई गेल जाल हमरा अभी चालू घर छोड़ कर भाई गेल। क्या बजे की घटना है? करीब 8 बजे के समथिंग 8 बजे 7:30 हाँ 7:30-8 के बीच में। क्या वो बच्चा है? उनका 3टा बच्चा 2टा लड़की 1टा लड़का। आप वहाँ के जमाई कतर है? हमारे जमात दुबे में रहे। अच्छा, पुलिस अले छानबीन कल के तो हमरा पहुँचलिए। दरवाजा पर लाश पड़ल है। हमरा देखलिए पुलिस घेरावा केने के अंदर हमरा के नहीं जा दिल के सब चीज लिख पढ़ लेल के ओकर बाद पुलिस कहल हमरा बनैला जबकि बनलिए प्लास्टिक की घटना भेलै है? झगड़ा करत रहे पुतौ आ कथी कहे दियोर हेते तो कोदाल से काट ली? हाँ केना झगड़ा में काट देलकै। कथी से? कोदाल से। अहाँ के लगबन हुनकर? हम ओकर ननद छी। अभी एलिए। बच्चा केटा छलन? उनका बच्चा 2 लड़की 1 लड़का। की छलिया घटना भेल? घटना भेल छलै मतलब कि लड़ाई भेल छलै बच्चे ला। बच्चा ला लड़ाई भेल छलै तो दादी कहलकै कि से केला लड़ाई करे छै। तो मतलब हमार चाचा कहलकै कि से जाए गाय मरला तो नहीं मरौता वो गेल रहे बैंक से जाए कुछ टोका पी के रहे तो अनिला तो एले तो अपना फोन केलकै हस्बैंड के जे हमरा एना ना गाड़ी पढ़े हम गाड़ी पढ़ब तो कहलकै बोले तू चुप ना नहीं बात तो ई कहलकै तो बाते बाते में होइत में झगड़ा भल। शाम में केना नहीं केना हमहूँ सब नहीं बुझलिए आ हम कपड़ा धो के अंदर गेलिए। हम कपड़ा पसारत रहिए तो सब कहलकै मैगे में मुड़ गेल तो हम एलिए तो रहे काट देने। हमर मम्मी ने बाद गाली कोई नहीं रह गर्दन काट देलिए? हाँ गर्दन काट देलिए। अहाँ के लगबन हुनकर? ननद। कलवाही से शरमोद लाल दास के साथ मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के खोजपुर गांव में स्थानीय लोगों के सहयोग से पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। वहीं इसका उद्घाटन झंझारपुर लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर किया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के सोनमत्ती पंचायत के खोजपुर गांव में शनिवार को पुस्तकालय उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर किया। इस नवनिर्मित पुस्तकालय समाज के सहयोग से नवनिर्माण पुस्तकालय समिति के बैनर तले यह संस्थान चलाया जा रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को मुफ्त में और आसानी से शिक्षा देना है। ग्रामीणों के सहयोग से चल रहा यह पुस्तकालय में सामान्य प्रतियोगिता से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है। सांसद ने उद्घाटन करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि आने वाले समय में पुस्तकालय को सौगात मिलेगी ताकि इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने के लिए सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो सके। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष बंसीधर झा, विजय झा, पंचायत समिति सदस्य प्रसन्स मिश्रा, सुनील कुमार झा, बलिराज सहनी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। वहीं अररिया थाना संग्राम से पुलिस ने 36 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 36 लीटर देशी शराब एवं 1 मोटरसाइकिल के साथ 2 शराब कारोबारी को अररिया संग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि 14 जुलाई को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थाना में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। बीते 13 जुलाई की रात में मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। मधुबनी पुलिस ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं बीते 24 घंटे में जिले भर से मधुबनी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 व्यक्ति को शराब के कांड में, वहीं 4 अन्य कांड में गिरफ्तारी हुई है।
दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान लगभग 174 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया गया। 5 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 10 वाहनों से 7500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल व एक स्कूटी भी जब्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर में आगामी श्रावणी मेला को लेकर स्थानीय राजनीतिक दलों के लोग, बुद्धिजीवी व समाज सेवियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर कमेटी का गठन किया गया। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के सोनमत्ती पंचायत के खोजपुर गांव में शनिवार को पुस्तकालय उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर किया। इस नवनिर्मित पुस्तकालय समाज के सहयोग से नवनिर्माण पुस्तकालय समिति के बैनर तले यह संस्थान चलाया जा रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को मुफ्त में और आसानी से शिक्षा देना है। ग्रामीणों के सहयोग से चल रहा यह पुस्तकालय में सामान्य प्रतियोगिता से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है। सांसद ने उद्घाटन करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि आने वाले समय में पुस्तकालय को सौगात मिलेगी, ताकि इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने के लिए सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो सके। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष बंसीधर झा, विजय झा, पंचायत समिति सदस्य प्रसन्स मिश्रा, सुनील कुमार झा, बलिराज सहनी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक बाबा रामदास बालक दास की अध्यक्षता में बैठक हुआ है। इस बैठक में हम लोग का हमारे रामदास हजरा जी जो मुखिया जी है, उमेश यादव जी जो मुखिया पति पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और राजद के प्रखंड अध्यक्ष है, संजय जी है, वो अरविंद तिवारी जी हैं और धीरेन्द्र झा जी, सुमन पूर्वे जी, और खास करके पूर्व की जो कमेटी है शशि शेखर हजरा के अध्यक्षता में पूर्व से यह कमेटी चलते आ रहा है। आज उसी कमेटी को जो आज की बैठक में पूर्णतः उसी को बनाया गया है। आज की बैठक में शशि हजरा को अध्यक्ष बनाने के लिए जितने भी ग्राम पंचायत नगर पंचायत के जितने भी सम्मानित व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, सभी को हम आज की बैठक में सावन मास की सोमवारी को सफल करने के जो बैठक का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से बाबा ने इस कमेटी को अपने मुखाबिंदु से जयकारा लगाया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। आज खास करके शशि शेखर हजरा जी को एक आग्रह करते हैं कि जयनगर की धरती पर अगल बगल नेपाल सभी जगह का आदमी कामन लेके आते हैं। जयनगर के साथ साथ ग्राम का भी मान सम्मान रहना चाहिए। बहुत ही आशा और प्रतिष्ठा के साथ यह कमेटी का मान सम्मान बढ़ते आ रहा है, इसलिए सबसे बड़ा दायित्व शशि शेखर हजरा जी का है और अपने नेतृत्व में इस कमेटी को अच्छा से अच्छा एक मास का सावन मास का सोमवारी है, प्रशासन का सहयोग बनते आ रहा है। प्रशासन की ओर से जो भी तरह का सहयोग है, एक अलग से बैठक लेकर हम लोग भी अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि सावन मास के तैयारी में प्रशासन की पूर्ण सहयोग देते रहे। चूँकि सुमन जी बोले हैं कि शनिवार से ही यहाँ पर कमरिया का जमावड़ा लगता है, तो शनिवार, रविवार और सोमवार सुबह तक प्रशासन का निगरानी यहाँ पर रखे। मैं इसी चंद बिंदु के साथ बोलबम सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस साल भी कमला पुल के पश्चिमी तट पे परमकुटी मंदिर पे बरसों से जमे नागा बाबा बालक दास जी के अध्यक्षता में आज बोलबम सेवा समिति के अध्यक्षता कर रहे बाबा बालक दास जी, इस बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय शशि शेखर हजरा जी, इसमें उपस्थित जयनगर के माननीय चेयरमैन बड़े भाई कैलाश पासवान जी, माननीय बड़े भाई अरविंद तिवारी जी, माननीय मुखिया रामदास हजरा जी, पैक्स अध्यक्ष बड़े भाई संजय यादव जी, बड़े भाई ललित यादव जी, बड़े भाई धीरेन्द्र झा जी, दिलीप जी, भाई सुमन पूर्वे जी, भाई अशोक, अजय कापर जी, सिकंदर मुखिया जी, सभी
माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी अभिभावकगण, सभी सम्मानित साथी, यह सावन मेला की वर्षों से पूर्व की भांति इस साल भी जैसे संचालन होना चाहिए, इसी तरह इस साल भी जो महीने दिन के सावन मेला को संचालन किस रूपरेखा, कैसे तैयारी करना है, कैसे रूपरेखा देना है, जिसकी आज बाबा बालक दास की अध्यक्षता में यह अंतिम मेला का जो अंतिम बैठक के रूप में जो तय की गई है, जिसकी नए सिरे से आज इस बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष भाई सब सहमति से भाई शशि शेखर हजरा जी को चयन किया गया है। हम लोग सभी साथी मिलके तालियों से स्वागत किए हैं, ताकि यह आप सभी लोग भली भांति जानते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र है जयनगर और कमला पुल के पश्चिमी तट पे मेला का आयोजन साथ में किया जाता है, जो जिले भर के विभिन्न मंदिरों पे जो यहाँ के जो सारे बम लोग नदी में, माँ कमला नदी में जल लेकर के विभिन्न स्थानों पे अभिषेक करने के, जल अभिषेक करने के लिए जाते हैं, जिनको हम लोग भली भांति शनिवार, खास करके शनिवार और रविवार के रात में सभी साथी मिल करके जितना बन पाएगा प्रशासनिक सहयोग लेकर के हम लोग सहयोग करेंगे। और सुचारू रूप से मैं अपने अध्यक्ष को, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इस मेला में किसी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग मतलब कोर्स नहीं है, बाकी सहयोग तो है, तो मैं दिल से मैं इस बोलबम सेवा समिति का जो अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, दिल से मैं आभार जो आप महीने दिन का मेला को आप सही ढंग से संचालन करें। हम सभी मेला कमेटी के लोग भाई शशि शेखर हजरा जी को सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय। समिति से यही कहना चाहते हैं कि दूर दूर से कमरिया आते हैं अथवा सालों भर यात्री आते जाते रहते हैं, सबको व्यवस्था मिलना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के किसी तरह की दिक्कत कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आश्रम को भी देखते हुए मंदिर है, सनातनी धर्म कमला पवित्र पावन माँ समस्त मिथिलावासी का गौरव है। हम लोग मिथिलावासी इन्हीं माता के क्षेत्र छाया में है और हर प्रकार से मैया कमला आनंद देती है और कामना पूर्ण करती है। हर प्रकार के कामना पूर्ण करती है माँ कमला। और कमला पे तट पे समस्त जितने मिथिलावासी है, कमला तटवासी सब बड़भागी है। हम लोग सभी कमला के ही संतान है। जय श्री राम बोल। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आपने अब तक बाजारों में कश्मीर व हिमाचल का ही सेब देखा होगा, लेकिन अब बहुत जल्द आपको जिला के बाजारों में मधुबनी का सेब भी नजर आएगा। हाँ, जानकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं हरलाखी प्रखंड के पिपरौन निवासी 29 वर्षीय राजीव रंजन से, एक पोस्ट ग्रेजुएट किसान जिन्होंने यह नई पहल शुरू की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी के एक युवक ने पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। दरअसल जिला के हरलाखी प्रखंड के पिपरौन परसा टोल निवासी राम प्रकाश महतो के 29 वर्षीय पुत्र राजीव रंजन शेयर मार्केट के काम को छोड़ फलों की खेती में अपना भविष्य तलाशने लगे हैं। गौरतलब हो कि लोगों का मानना है कि सेब, संतरा ऐसे कई फल शिमला, कश्मीर जैसे मौसम में ही हो सकता है, लेकिन इस युवक ने बिहार में तपती गर्मी में भी फलों की खेती से अपनी आय बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। युवा किसान राजीव कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद दिल्ली में शेयर मार्केट में काम करते थे, जहां से लॉकडाउन में घर आए। एक दिन सब्जी की खरीदारी करने बाजार गए। सब्जी की महंगाई देखने के बाद खुद की खेती शुरू कर दी। सब्जी की खेती के साथ साथ कुछ अलग करने का सोचा और YouTube में देखने के बाद मछली के लिए तमिलनाडु, बकरा के लिए मुंगेर, फल के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में जाकर पहले प्रशिक्षण लिया। उसके बाद कलकत्ता के अलग अलग नर्सरी, जहां विदेशों से हर तरह के पौधे आते हैं, वहां से सभी प्रकार के फलों का पौधा की खरीदारी कर करीब 5 बीघा में मौसमी फल लगा दिया। आलम यह है कि अब युवा किसान के लव एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म में चारों तरफ फल ही फल दिखाई देता है।
हालांकि इसकी शुरुआत 50 पेड़ नागपुरी संतरे, 50 हरमन 99 वाली सेब, भगवा सिंदूरी अनार, चिक्कू माल्टा, तैबान पिंक अमरुद, गोल्डन शरीफा, कागजी नींबू, अंजीर, कटहल थाई ऑल टाइम, केला के कई पेड़ शामिल हैं। इतना ही नहीं, बागान के बगल में मछली पालन तथा घर पर बकरी फार्म भी है। राजीव बताते हैं कि यह एक छोटी सी शुरुआत है। आगे फल और सब्जी की खेती को बढ़ाते हुए सालाना 20 लाख कमाने का लक्ष्य है। कहा कि बागान के रखरखाव के लिए अभी 10 लोगों को रोजगार दिया है, आगे 100 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बाजार की खाद वाली फल व सब्जी पूरी तरह हानिकारक होती है, लेकिन वह जो खेती कर रहे हैं वह पूरी तरह जैविक है। किसी भी फल व सब्जियों में खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि खाद से सेहत खराब होता है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वह जो फलों का पेड़ लगाया हुआ है, जिसको 48 डिग्री तक टेम्परेचर कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है। बहरहाल युवा किसान की चर्चा चारों तरफ हो रही है और उनको देख अन्य किसानों को भी प्रेरणा जगी है, जिससे आने वाले समय में अन्य किसान भी फलों की खेती में अपना भविष्य तलाश सकते हैं। नमस्कार, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसा किसान जो पोस्ट ग्रेजुएट है और ताज्जुब की बात है, उन्होंने स्वयं की मेहनत से बहुत बड़ा विशाल फल और सब्जियों का बागान लगाए हुए हैं और फल में भी सेब, संतरा, अनार, चीकू आदि बहुत सारे वैरायटी की बात कही जा रही है। मैं शिमला और कश्मीर का बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि यह फल तो शिमला और कश्मीर में ही उगाया जा सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। हम आज इसी मिथिलांचल की बात करते हैं, जो मिथिलांचल का यह मधुबनी जिला का हरलाखी प्रखंड है और पिपरौन परसा टोल के एक युवक जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनसे मिलवाऊंगा और मैं आपको गार्डन का भी शेयर करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन सा फल उगाए हैं और विशेष जानकारी आपको हम लिए चलते हैं सीधे तौर पर उस बगीचे की ओर। दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि करीब कितने एकड़ में यह खेती किया जा रहा है, क्या सब है, कहाँ से क्या लाए हैं? यहाँ पे फल है सभी टाइप का और कुछ तरह का फल रह गया है जो मैं इस साल लगाने का प्लान कर रहा हूँ। और मैं किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार में हैं तो आप धान और गेहूं पे सीमित न रहें, आप दाल भी करें, आप फल भी करें। हमारे बिहार में फल जो है वो पूरी के पूरे बाहर से आता है और हमारे यहाँ फल का खेती बहुत कम होता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को फल का भी खेती करें। आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ से आपके जो फल आएंगे वो लगभग आपको 3 साल लग जाएंगे फल आने में। तो आप 3 साल तक आप उसके नीचे सब्जी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरह से मचान का बुंदाई करके बांध के मचान, और इस पे लौकी लगा सकते हैं, झिंगनी लगा सकते हैं, आप बैंगन लगा सकते हैं, अलग अलग सब्जी लगाए तब तक जब तक आपका पेड़ बड़ा हो जाएगा। पेड़ में क्या है कि आप अब तक आपने क्या क्या फल लगाए हुए हैं? अभी तक मेरे पास कटहल है, सेब है, संतरा है, अमरूद है और शरीफा है और अनार है, चीकू है और और अभी मेरे प्लान में जो अभी फिलहाल है वो केला अंगूर का पेड़ लगाने का है। केला का प्लांट है पहले से इसमें, और मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि और भी पेड़ लगाऊं। जैसे अंजीर का उसके अलावा भी कुछ पालन करते हैं? जी, मेरे पास मछली का है, पोखरा है मेरे पास, तो मैं मछली पालन करता हूँ। और मेरे पास गॉट फार्म है, बकरा फार्म। बकरा फार्म क्या है, अपने इधर किसान भाइयों, अगर आप खेती करना चाहते हैं पेड़ पौधे का तो आपके पास बकरा फार्म होना ही होना चाहिए, क्योंकि आप जो पेड़ का कटिंग करेंगे, जिसको प्रूनिंग बोलते हैं, कटाई छटाई, वो जो करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पत्ते बचेंगे पेड़ का, जो आपको कहीं ना कहीं यूज करना है। ऐसे भी अगर आप किसान बनना चाहते हो तो सिर्फ आप खेती पे डिपेंड रहोगे तो आपका कमाई एक सीमित होगा। लेकिन अगर आप उसको फैलाएं, जैसे कि आप पेड़ भी लगाएं, आप मछली फार्म भी खोलें, आप बकरा फार्म भी बनाएं, और आप कोशिश करें कि आपका जो फल है वो डायरेक्ट मार्केट में पहुंचे और डायरेक्ट सेल करने का, ताकि आपको ज़्यादा बचत होगी। राजीव जी, कहाँ से प्रेरणा जगी? क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी, और अचानक से किसान का जो काम होता है वो किसान में आ गए हैं, तो क्या कहाँ से प्रेरणा जगी आपको कि किसान का भी काम करना है? अचानक से तो नहीं आए हैं, हम लोग जाति का कोई है जिसको कुशवाहा बोलते हैं,
और खेती जो है वो हम लोग के खून में होता है, जो बच्चे सीख के ही आते हैं शायद, जैसे बनिया का बच्चा बिजनेस सीख के आता है, बनवारी का बच्चा वैसे ही। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, BBA MBA किया हुआ हूँ मैं, तो मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर में, तो वहाँ से मैं घर बहुत कम टाइम के लिए आता था। तो लॉकडाउन टाइम पे मैं जॉब कर रहा था मार्केटिंग फील्ड में, तो मैं घर आया तो वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं मार्केट जाता था सब्जी फल वगैरह के लिए, तो काफ़ी महंगा दिखता था फल और सब्जी। तो मैंने सोचा कि खुद का क्यों ना किया जाए, क्योंकि खुद के पास तो इतना सारा खेत है। तो वहाँ से मैंने ट्राई किया कि पहले कुछ सीखा जाए। तो मैं अलग अलग जगह से राजस्थान जाके, MP, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब जगह जाके विजिट करके अलग अलग फार्म पे, और मेरे वातावरण में मेरे जगह पे कौन सा चीज़ सूटेबल है, उस सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके कौन सा चीज़ लगाया जाए, वो सब करके कौन सा वैरायटी के ऊपर काम किया जाए, वो सारा प्लानिंग करके 1 साल प्लानिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे पेड़ लगाया और उसमें मेहनत करना शुरू किया। साथ में जब मैंने पेड़ का कटिंग किया तो मुझे लगा कि पौधे में से काफ़ी पत्ते बच रहे हैं जो बर्बाद जा रहा है, तो मैंने बकरा फार्म खोल दिया। और मछली का फार्म मैंने खोला इसलिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी मतलब मछली फार्म में लेबर कम लगता है, और लेबर हमारे पास होता था, और कभी कभी शाम के टाइम में जैसे बैठे रहते थे, तो उसके लिए मैंने मछली फार्म खोला। कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया है बताया जा रहा है। जी, रोजगार अभी 5 लोगों को रोजगार मैं दिया हूँ इस फार्म से, जो रेगुलर रोजगार है मंथली पे, और बाकी जो इनरेगुलर बोले तो उसमें ज़्यादा जैसे फल होता है तो उसको तोड़ाई के लिए, सब्जी के तोड़ाई के लिए, उस सब के लिए मैं लेडीज़ को लाता हूँ, जो 15-20 लेडीज आती है और सुबह में 2-3 घंटे काम करती है और उनका काम हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। आगे कितने लोग इसमें काम पे लग जाएंगे? मेरे हिसाब से जो मेरा प्लान है, अभी जैसे मैंने अपना ग्रोसरी स्टोर खोला है, खोलने के प्लानिंग में हूँ, स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। वहाँ पे मैं अपना, जैसे मेरे पास दाल होता है, इसके बाद सब्जी होता है, फल होता है, चावल, गेहूँ, ये सारा चीज़ों का अपना ब्रांडिंग करके लव एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म से वहाँ पे मैं बेचूंगा। कितना पैसा कमाने का लक्ष्य है आपका? लक्ष्य पैसे कमाने का से ज़्यादा मेरे दिमाग में अभी है कि मैं अपने एरिया से, अपने गांव से कम 50 लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाने से रोकूं। और इसमें काम पे लगा? जी, यहाँ पे वो लोग काम करें और अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में रहे। आपके यह जो फल निकलेंगे, बड़े बड़े फल हो चुके हैं, सेब संतरा, तो क्या स्थानीय लोगों का क्या लाभ मिलेगा इससे? स्थानीय लोगों को तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि उनको जो बाहर का जो फल, वो केमिकल वाला फल खा रहे हैं, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगा, और उनको फ्रेश एकदम ताज़ा फल, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेब मिलता है वो बाहर से आता है, तो वो तो 1 महीने 2 महीने पुराने होते हैं, तो वो उतना टेस्टी भी नहीं होता और वो हेल्थ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना कि सेब होता है। तो इसके लिए लोकल जो फ्रूट मिलेगा वो काफी ऑर्गेनिक फल मिलेगा। जी, और ये ऑर्गेनिक है तो आपके बच्चों के लिए काफी, हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से मैं केमिकल इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन।
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड। समस्तीपुर मध्य रेल का जयनगर रेलवे स्टेशन, जहां करोड़ों की आय निर्गत होती है, जिसे भारत सरकार के द्वारा ग्रेड A रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और इतना ही नहीं, अमृत भारत योजना के तहत यहां करोड़ों की लागत से कार्य किया जा रहा है। लेकिन जब आप इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो दूर दूर तक आपको शौचालय का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। यात्रियों की सुविधाओं के नाम पर महज जयनगर रेलवे स्टेशन पर खाना पूर्ति की जा रही है। करोड़ों रुपए आमदनी करने वाला सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शौचालय का बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिस कारण रेल यात्रियों को, खासकर महिलाओं को जहां तहां भटकना पड़ रहा है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के कारण जयनगर स्टेशन को रेलवे ने A ग्रेड का दर्जा देने के साथ अमृत भारत योजना के तहत जयनगर स्टेशन पर भवन निर्माण को लेकर पुराने भवन के अलावे शौचालय को तोड़ दिया। लेकिन स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए शौचालय की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण रेल यात्रियों को शौच के लिए यत्र तत्र भटकना पड़ता है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1, पार्सल कार्यालय के पीछे एवं RPF पोस्ट के पीछे बाहरी हिस्सों में रेल प्रशासन द्वारा पूर्व में पे एंड यूज शौचालय का निर्माण कराया गया था। रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण वर्षों पूर्व बने पे एंड यूज शौचालय निर्माण के बाद कार्यरत नहीं था। लेकिन भवन निर्माण को लेकर स्टेशन पर शौचालय का अभाव और पे एंड यूज शौचालय के साफ सफाई को लेकर यात्रियों के दर्द को समझते हुए विभिन्न माध्यमों से इस बात को रखी गई। बावजूद रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म व बाहरी हिस्से में बने पे एंड यूज शौचालय का ना तो टेंडर किया और ना कभी साफ सफाई पर ध्यान दिया। रेलवे की लापरवाही उस समय देखने को पूरे प्लेटफॉर्म पर मिली जब शौचालय के अभाव में बीच पे एंड यूज शौचालय में एक और शौचालय होने का दावा किया गया है, जबकि दूसरी ओर परित्यक्त होने का बोर्ड लगा दिया गया है। तस्वीर से साफ देखा जा सकता है कि महीनों से साफ सफाई का दंश झेल रहे पे एंड यूज शौचालय को रेल प्रशासन द्वारा परित्यक्त करार दे दिया गया। भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने बताया कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में रेल यात्री
दिल्ली समेत अन्य शहरों के लिए विभिन्न ट्रेनों से यात्रा करते हैं। रेलवे ने जयनगर रेलवे स्टेशन को ए ग्रेड श्रेणी में शामिल किया। बावजूद रेल यात्रियों की सुविधाओं के नाम पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। स्टेशन पर शौचालय के अभाव के कारण रेल यात्रियों को जहां तहां भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर पे एंड यूज शौचालय के निर्माण होने के बाद अब तक चालू नहीं हुआ और अब जाकर रेलवे ने उस शौचालय को परित्यक्त करार दे दिया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिला कार्यालय में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता विमला यादव ने की। वहीं इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां आगामी 20 जुलाई को सम्मान समारोह में पटना के लिए जिला भर से सैकड़ों लोग प्रस्थान करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मधुबनी जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कार्यालय मधुबनी जिलाध्यक्ष विमला कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आगामी 20 जुलाई 2024 को हम पार्टी के संरक्षण केंद्रीय सूक्ष्म मध्य लघु उद्योग मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सम्मान समारोह मधुबनी जिला के लगभग 450 व्यक्ति भाग लेने हेतु पटना प्रस्थान करेंगे। बैठक की अध्यक्षता विमला कुमारी ने किया। बैठक में आर के दत्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रमिक प्रकोष्ठ सह जिला प्रभारी मधुबनी, दरभंगा कारीगामी जिला प्रभारी समस्तीपुर, विपिन कुमार दास जिला प्रभारी मधुबनी, सुनील कुमार साह मीडिया प्रभारी कामिल उर्फ जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज मधुबनी जिला की ओर से हम पार्टी सेक्युलर के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का कार्यक्रम पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। उसमें आज उसी क्रम में, उसी कड़ी में सभी जिला स्तरीय बैठक रखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें सभी को सम्मानित करते हुए सभी कार्यकर्ता को सम्मान के रूप में वहां ले जाने के लिए प्रस्ताव पारित है। उसके लिए हम लोग आज कार्यक्रम रखे हुए हैं, बैठक है। इसी दरमियान में हम लोगों को आज जो है सो सभी प्रवक्ता और पदाधिकारीगण मधुबनी पहुंचे हैं। मैं इन लोगों को भी स्वीकार करता हूं और आगे आह्वान करता हूं सभी जनप्रतिनिधि से और सभी जनता से कि 20 तारीख के कार्यक्रम में पटना अधिक से अधिक चल करके सम्मान करें। राष्ट्रीय यही है जो केंद्रीय मंत्री जी का सम्मान समारोह है पटना में, वही में 20 जुलाई को सबको वहाँ सब कार्यकर्ता को हम पार्टी सेक्युलर की ओर से जाना है, एक एक कार्यकर्ता को, और वहाँ जाके वहाँ उनके सम्मान शामिल होना है। सबसे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर हम की ओर से आप सभी संवाददाता बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आगामी 20 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के संस्थापक, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार में सूक्ष्म मध्यम लघु मंत्री माननीय जीतन राम मांझी साहब का ऐतिहासिक सम्मान समारोह 20 जुलाई को होने जा रहा है, जिसकी सफलता को लेकर आज जिला स्तरीय समीक्षा बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है। अभी हम मधुबनी जिला में हैं। मधुबनी जिला अध्यक्षा श्रीमती विमला कुमारी की अध्यक्षता में यह बैठक, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है और इस माध्यम से हम आपको बतलाना चाहते हैं कि पार्टी को हर गरीबों तक पहुंचाने के लिए पार्टी की विचारधारा को जो हमारे मान्यवर संस्थापक महोदय माननीय जीतन राम मांझी साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बिहार सरकार के काबीना मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का जो सपना है कि बिहार के गरीबों एक हों, बिहार के शासन सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो और गरीबों को
समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी राजनीति के मुख्य धारा में सम्मान मिले, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करने के लिए गांव-गांव में जो है सो पार्टी को लोगों से जोड़ने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं। और आगामी 20 जुलाई को जो पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभिनंदन समारोह होगी वह ऐतिहासिक होगी। साथ ही 24 जुलाई को हमारी पार्टी का यह 9वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित है और उस समारोह स्थापना दिवस समारोह भी बिहार के सभी जिलों में होंगे। मधुबनी में भी बड़ी धूमधाम से 24 जुलाई को जिला स्तरीय पार्टी समीक्षा बैठक के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी हम आपके माध्यम से मधुबनी जिला के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम न्याय पसंद लोगों, तमाम विचारधारा के लोगों को देना चाहते हैं। अपना परिचय बताएं। आरके दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम श्रमिक प्रकोष्ठ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला में हुआ आयोजित एक विवाह ऐसा भी बेनीपट्टी प्रखंड के लीलाधर +2 उच्च विद्यालय में, जहां 8 जोड़ा दूल्हा दुल्हन की शादी एक साथ एक ही मंच पर आयोजित की गई। बेनीपट्टी नगर के कटैया रोड स्थित श्री लीलाधर +2 हाई स्कूल के प्रांगण के मंच पर बीते गुरुवार की रात सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन श्री लक्ष्मी प्रोडक्शन के संचालक केशव झा उर्फ राजन झा, केएसबी क्राफ्ट के संचालक आशुतोष साहू एवं मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू मिश्रा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सामूहिक विवाह में कुल 8 जोड़ा लड़का व लड़की की शादी कराई गई। फतेहपुर सिकरी राजस्थान के लड़के किशोर सोनी के साथ नगवास बेनीपट्टी की काजल कुमारी, लदौत बेनीपट्टी का लड़का वैद्यनाथ कारक के साथ हरदिया मधुबनी की लड़की पूजा कुमारी, लदौत बेनीपट्टी का लड़का विजय कुमार के साथ जफरा बिस्फी की लड़की शांति कुमारी, औसी बिस्फी का लड़का सुजीत कुमार के साथ कुसपुरी मधुबनी की लड़की अनीता कुमारी, बेहलगामा के लड़का संजय कुमार के साथ नंदी भौजी चौक की लड़की सोमनी कुमारी, दामोदरपुर बेनीपट्टी का लड़का शिव कुमार मिश्रा के साथ मुरलियाचक बिस्फी की लड़की नेहा कुमारी, बासोपट्टी का लड़का रवि पासवान के साथ बुलेखर की लड़की प्रीति कुमारी और बासुकी बिहारी मधवापुर का लड़का दुर्गेश कुमार के साथ बेनीपट्टी गांव की लड़की पूजा कुमारी की शादी कराई गई। सभी 8 जोड़ा वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्म पूरी की। इसके बाद वधू ने अपने वर का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। वरमाला के दौरान आयोजन समिति के सदस्यों की ओर से वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा कर खूब पटाखे फोड़े गए। वरमाला से पूर्व सभी 8 जोड़ा वर वधू को मंच पर लगाए गए अलग अलग सोफा पर बैठाया गया। वरमाला सहित तमाम प्रकार की शादी रस्मों के दौरान पंडित डॉक्टर त्रिभुवन कुमार झा उर्फ रोशन, त्रिलोक कुमार झा उर्फ राहुल, गिरधर नाथ शास्त्री, अजीत कुमार झा सहित 8 सदस्यीय पंडितों की टीम के द्वारा स्वस्ति वाचन, गणेश सूक्त, पुरुष सूक्त, कन्यादान, कंगन बंधन, लाजावर्त एवं सिंदूरदान का मंत्रोच्चारण किया गया। आयोजन समिति के द्वारा नव दंपत्तियों को विदाई स्वरूप गोदरेज, ट्रंक, पलंग, श्रृंगार बॉक्स, स्वर्णाभूषण आदि सामग्रियां दी गई। साथ ही वरों के साथ आए बारातियों एवं आगंतुक अतिथियों को नाश्ता भोजन कराया गया। सामूहिक विवाह को देखने के लिए बारिश के बावजूद भी भारी तादाद में महिला व पुरुष की भीड़ स्थल पर एकत्रित देखी गई। सामूहिक विवाह स्थल मैथिली व पारंपरिक गीतों से गूंजयमान रहा। विवाह स्थल का दृश्य व वातावरण मनोरम व मनोहारी दिखाई पड़ रहा था। आयोजन समिति ने सामूहिक विवाह में कई लोगों के द्वारा आर्थिक सहयोग किए जाने की बात बताई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।